नमस्कार। देश के 88 लोकसभा क्षेत्रों में कल वोटिंग हुई है। इससे पहले 102 सीटों पर पहले राउंड में वोटिंग हुई थी। अब तक देश की कुल 190 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और यह बनता है कुल लोकसभा सीट का 35%। 543 में से 190 लोकसभा सीटों पर अभी तक चुनाव हो चुके हैं और 88 लोकसभा सीटों पर जो कल चुनाव हुए हैं, उसमें बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनमें वोट परसेंटेज लगभग वैसी है जैसी 2019 के चुनाव में थी। अब पहले दौर की वोटिंग के बाद जिस तरह की बातें मीडिया में आई, गोदी मीडिया का एक हिस्सा हो या निष्पक्ष पत्रकारों का एक हिस्सा हो, पहले दौर की वोटिंग के बाद हर किसी ने अपना अपना निष्कर्ष निकाला और दूसरे दौर की वोटिंग के बाद भी हर कोई अपना अपना निष्कर्ष निकाल रहा है। कल अलग अलग चैनल्स के कल की वोटिंग को लेकर जो राष्ट्रीय चैनल्स हैं उनके अपने अपने सुर थे। गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार तो इस तरह से कल की वोटिंग को दर्शाने की कोशिश कर रहे थे मानो 2019 की तरह ही जो वोटर हैं वो 2019 की तरह ही नरेंद्र मोदी को वहीं देखना चाहते हैं जहां वो थे। कुल मिलाकर गोदी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने अपनी वही भूमिका निभाई, पक्षपात का उन्होंने परिचय फिर दिया। जबकि मेरा यह मानना है कि इस बार के जो चुनाव हैं उनका सटीक अंदाजा बड़ा मुश्किल है। जो चुनावी सर्वेक्षण हैं, लोग भी समझते हैं कि चुनावी सर्वेक्षण उतने सच्चाई के करीब नहीं है जितना उनका दावा किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के पास पूरा हक है कि वह कहे कि हम 400 पार जा रहे हैं। बीजेपी बोल रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं, हम अकेले 370 पार जाएंगे, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है। अब जो कल 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी जीतेंगे या इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी जीतेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम आंकड़ों और तर्क से बात अगर करें तो जो वोट परसेंटेज है, कल का वोट परसेंटेज इतना रहा है कि दोनों पक्ष खुश हो सकते हैं कि वोटिंग हमारे पक्ष में हुई। अब अगर देखें, राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर चुनाव हुए हैं। पहले राउंड में 12 सीट पर चुनाव हुए राजस्थान की, दूसरे राउंड में 13 सीट पर चुनाव हुए राजस्थान की और 25 की 25 सीटों पर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही। लेकिन वर्ष 24 में बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका फैसला होगा 4 जून को जब काउंटिंग होगी। इस बार मुद्दे अलग हैं। अगर हम मुद्दों को देखें, 2014 में अन्ना हजारे की लहर थी, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ एक लहर थी जिसे इंग्लिश में एंटी इंकम्बेंसी कहा जाता है, सरकार के विरोध की लहर। 2014 में सरकार के विरोध की लहर थी, अन्ना हजारे का आंदोलन था, कांग्रेस पर बड़े बड़े घोटालों में लिप्त होने के इल्जाम थे और नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल लेकर आए थे और बिल्कुल नया चेहरा थे पूरे देश के लिए, भले ही वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो 2014 में उस सरकार के खिलाफ जो लहर थी उसका फायदा बीजेपी को मिला और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकी। एनडीए ने अपनी सरकार बना ली। 2019 में पुलवामा का अटैक हुआ, देश में आतंकवाद के खिलाफ माहौल बना, हमारे फौजी शहीद हुए, लोगों की आंखों में आंसू आए, पाकिस्तान के खिलाफ हम में गुस्सा था और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और सर्जिकल स्ट्राइक से एक बार फिर हमें यह महसूस हुआ कि हमारी फौज ने हमारे देशवासियों की तरफ से बदला ले लिया है और नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में उभरे कि उन्होंने फौज को ताकत दी, फैसला लेने की छूट दी
और हमारी फौज ने वो कर दिखाया। पाकिस्तान में गई हमारी फौज और आतंकवादियों को मार गिराया, वहां उनके कैंप तबाह कर दिए। और हम सबको हमेशा की तरह भारतीय फौज पर गर्व था, लेकिन सरकार की लहर बन गई कि सरकार ने फौज को खुली छूट दी, कि सरकार ने फौज को खुली छूट दी कि फौज जिस तरह से पाकिस्तान से निपटना चाहे वो निपटे। और इसमें नरेंद्र मोदी की अगुवाई को एक लहर के तौर पर बीजेपी ने भी आगे किया। कुछ विपक्षी नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और वहीं विपक्षी पार्टियां गच्चा खा गई। देश का कोई भी बच्चा हो, जवान हो, भारतीय फौज को सल्यूट करता है, हमें फौज पर भरोसा है। और अगर हम बात करें उत्तर भारत की, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड भी हो, भले ही वो नॉर्थ भारत उत्तर भारत नहीं है, लेकिन हर कोई, यूपी हो, बिहार हो, अब हर कोई भारतीय फौज में सेवाएं दे रहा है, जाना चाहता है, शहीद हो रहा है। तो बीजेपी को लहर का फायदा मिला। इस बार भले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा चुनावी वायदा पूरा किया, उन्होंने कहा था कि श्री राम मंदिर का निर्माण करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त से यह वायदा चल रहा था, यह पूरा हुआ। लेकिन इस बार देश में कोई भी इस तरह की लहर नहीं है कि 2019 और 2014 की तरह हमें महसूस हो। सब खुश हैं कि श्री राम मंदिर बना, लेकिन उस तरह की पॉलिटिकल लहर नहीं है। इसलिए राजस्थान के चुनाव में 25 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला। किसान आंदोलन और देश के किसान बहुत ज्यादा खुश नहीं, उनकी आय उतनी नहीं बनी, हर किसी को घर नहीं मिला, हर किसी को रोजगार नहीं मिला, हर किसी को नौकरी नहीं मिली। स्टार्टअप इतने नहीं हुए कि हर कोई चाइना से सामान मंगवाना बंद कर दे। चाइना की तरह भारत अभी विकसित नहीं हुआ। वर्ष 47 तक विकसित होने का सपना दिखाया गया। इससे पहले हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है, अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने वर्ष 22 तक विकसित भारत का सपना देखा था। अब 47 तक विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है। लिहाजा लहर नहीं है, लोगों के जहन में मुद्दे हैं। बेरोजगारी, नौकरी, मजदूर कैसे अपना घर चलाए इस महंगाई में, तमाम मुद्दों के बाद वोटिंग हुई। किसान, उनको उस तरह से 3 कृषि कानून रद्द करने के बाद इंसाफ नहीं मिला जैसे वह चाहते थे। तो ये तमाम मुद्दे इस बार रहे हैं। ये सिर्फ राजस्थान नहीं, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, केरला, त्रिपुरा, जहां पर चुनाव हुए, 13 स्टेट्स में चुनाव हुए 88 सीट पर, और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें कुछ शामिल है। इससे पहले 102 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए। कुल 190 लोकसभा सीट पर अब तक चुनाव हुआ है। अब रही बात परसेंटेज की, कल शाम तक भारतीय चुनाव कमीशन ने जो आंकड़े जारी किए, 7 बजे तक लगभग यूपी में 53% से ज्यादा, केरल में 63% से ज्यादा, जम्मू कश्मीर में 67% से ज्यादा, कर्नाटका में 64% से ज्यादा, महाराष्ट्र में 53% से ज्यादा, एमपी में 55.49%, त्रिपुरा में 78% से ज्यादा, बिहार में 54% से ज्यादा, राजस्थान में 61% से ज्यादा, और छत्तीसगढ़ में भी 72% से ज्यादा, असम में 70% से ज्यादा। तो इस तरह से जो चुनाव का ट्रेंड है हमको देखने को मिला है। इसमें वोट परसेंटेज ज्यादा हो सकती है। राजस्थान की 13 सीट पे कल चुनाव हुआ, बिहार की 5, कर्नाटका की 28, यूपी की 8 सीट पर, और अभी तक 543 में से 190 सीट पर चुनाव हुए हैं। देखा जाए तो देश की 35% लोकसभा सीट्स पर चुनाव हो चुके हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो 543 में से 102 पहले और 88 कल, 190 सीटों पर चुनाव हुए हैं। और इस बार कर्नाटका में, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां मुकाबला रहा, यूपी में मुकाबला रहा, जम्मू एंड कश्मीर में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, हर जगह इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब फैसला 1 जून को होगा। भले ही गोदी मीडिया ये कह रहा है कि
पहले दौर में कहीं ना कहीं एनडीए या इंडिया गठबंधन में से एनडीए थोड़ा सा पिछड़ा, ये गोदी मीडिया का कहना है, क्योंकि वोट परसेंटेज पहले दौर में कम रही। दूसरे दौर में जो वोट परसेंटेज है वो लगभग कई स्टेट्स में 2019 की तर्ज पे रही। तो यहां पर गोदी मीडिया का कहना है कि इंडिया पिछड़ा है और एनडीए आगे आया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस तरह के अंदाजों में नहीं पड़ना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। बड़ा सख्त मुकाबला है, किसी की लहर नहीं है, लहर विहीन चुनाव हैं। तो इसमें अब मोदी जीतेंगे या इंडिया के राहुल जीतेंगे, यह वक्त 4 जून से पहले सिर्फ अनुमान, किसी को खुश करने के लिए लगाए जा सकते हैं, किसी को डराने के लिए लगाए जा सकते हैं। लेकिन वोटर बड़े सुचेत हैं, इस बार समझदार हो चुका है वोटर। वोटर को पता है कि मुद्दों पर हमको वोट करना है, हमारे क्षेत्र के सांसद ने क्या किया क्या नहीं किया, हमें उसकी परख करनी है। भले ही बीजेपी की कोशिश है कि मोदी के सामने कौन, लेकिन जो आम लोग हैं यह भी समझ रहे हैं कि हमारे लोकसभा सीट में जो मौजूदा सांसद है उसने क्या किया। अब जब काम गिनवाने की बारी आती है तो बीजेपी के नेता हर काम का जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी जी को देते हैं कि मोदी जी के कारण ये हुआ, मोदी हैं तो मुमकिन है। और जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई, स्मार्ट सिटीज नहीं बनी उस स्तर पर जो कहा जा रहा था, गरीबी नहीं दूर हुई, नौकरियां उतनी नहीं मिली, स्टार्टअप हैं, ये युगों युगों से स्टार्टअप है। बहुत पुराने वक्त में, दशकों पहले भी लोग काम करते थे, पेट भरते थे, खाना खाते थे। तो इसलिए जमीन के मुद्दे, रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे आज भी बरकरार हैं और इन्हीं मुद्दों पर वोट हुई है। इसीलिए किसी की लहर नहीं है, लहर है तो आम लोगों की है, आम व्यक्ति की लहर है जो वोट डालने के लिए गया। और उम्मीद करते हैं जैसे जैसे वोटिंग आगे दूसरे दौर में, तीसरे चौथे दौर में जाएगी, वोट परसेंटेज बढ़ेगी। भारतीय चुनाव कमीशन कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। और दूसरे दौर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मंगलसूत्र का मुद्दा उभारा, जिस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर मुस्लिम समुदाय की बात की, इलेक्शन कमीशन का नोटिस प्रधानमंत्री को भी मिला, भले ही वो जेपी नड्डा साहब को दिया गया। भारत के इतिहास में पहली बार है शायद जब किसी प्रधानमंत्री को इलेक्शन कमीशन ने उनके बोलने पर आपत्ति जताते हुए नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस है। अब स्पष्टीकरण देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को भी, राहुल गांधी को भी दिया गया है। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद चुनाव कमीशन ने राहुल गांधी जी को भी नोटिस दिया है। अब देखो कि भारतीय चुनाव कमीशन क्या प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को भी कोई सजा देता है, बोलने पर कुछ घंटे के लिए पाबंदी देता है, 1-2 दिन के लिए उनको चुनाव प्रचार से वंचित करता है। देखते हैं क्या होता है। और 1 जून के बाद 4 जून का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन होने वाला है। उस दिन पता लगेगा कि जब भारत में लहर विहीन चुनाव होते हैं, जब लहर नहीं होती, तो भारत का मतदाता उस वक्त की स्थितियों को, भारत के फ्यूचर को कैसे देखता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नए और ताजे वीडियो और एनालिसिस के साथ एक बार कल फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत और कमेंट्स में अपने सुझाव आप जरूर दे सकते हैं। हर किसी के पक्ष का सादर सत्कार है, आभार है। आपका जो भी पक्ष हो, किसी को किसी भी बात पर आपत्ति है तो जरूर उनकी बात को भी मैं अगले प्रोग्राम्स में आगे रखूंगा। शुक्रिया।